जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? चलो, हमने अभी तक क्या क्या किया था, तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक में कर लिया था। आज हम थर्ड चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो थर्ड चैप्टर का नाम है सीखने का आनंद, और उसकी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। हमने कर ली थी पर अब टेक्स्ट बुक में लिखनी है। तो पेज नंबर 23 खोलना है आपको, और उसमें सबसे पहले मैच है। ये मैच हमने कर लिया था, तो आपको इसमें जॉइंट करना है। अपने नोटबुक में HW में और CW में लिख लिया होगा, तो ये आपको इस टेक्स्ट बुक में भी करना है। इसका स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दे दूँगी। उसके बाद पेज नंबर 24 खोलिए, तो उसमें है ऊपर उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर हमने नोटबुक में लिख लिए थे, और आंसर भी आपने लिख लिए हैं। तो ये भी आप खुद कर लेंगे। इसमें टेक्स्ट बुक में पेंसिल से अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है। और टेक्स्ट बुक में जो भी लिख रहे हो, पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, पेंसिल से ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे भाषा बोध है, उसमें फर्स्ट वाला है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर से बने शब्दों को उचित जगह पर लिखिए। इसमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, वो शब्द है वो संयुक्त व्यंजन कौन सा है और संयुक्ताक्षर कौन सा है वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले है संयुक्त व्यंजन, उसमें आश्रम है, और संयुक्ताक्षर उसमें ज़्यादातर है। ये सब लिखने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो संयुक्त व्यंजन, व्यंजन मतलब स्वर और व्यंजन होते हैं ना, तो अब अ आ ई ए वो सब स्वर है, और व्यंजन में क ख ग ऐसे ज्ञ तक वो सब व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन मतलब व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन आधा, मतलब एक अक्षर और दूसरा अक्षर दोनों मिलके जब एक अक्षर बनता है ना, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे इसमें आश्रम लिखा है ना, तो श्र, तो श्र में क्या होगा, श भी है और र भी है, दोनों मिलके बनता है श्र। इस तरह से जो सब अक्षर है वो संयुक्त व्यंजन में आएंगे। और संयुक्ताक्षर तो उसमें दो, एक आधा, ज़्यादातर, तो उसमें ज आधा है और य पूरा है, तो दोनों मिलते हैं ना, तो ये संयुक्ताक्षर होता है। तो आधा अक्षर और उसके साथ पूरा अक्षर जहाँ पे हो ऐसे शब्द हो, वो संयुक्ताक्षर में लिखने हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आश्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है ज़्यादातर, वो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद है उत्सुकता, वो संयुक्ताक्षर में नीचे आएगा। पक्षियों वो ऊपर आएगा। विद्या वो आएगा नीचे। ज्ञान वो ऊपर आएगा। छात्र वो ऊपर आएगा। अक्षर वो ऊपर आएगा। तुम्हारा वो नीचे आएगा। इकट्ठा वो भी नीचे आएगा। श्रमिक वो है ऊपर आएगा, और अच्छा वो नीचे आएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब जहाँ पे भी आधे शब्द जॉइंट किए हुए वो सब संयुक्त अक्षर में नीचे लिखने हैं, और पूरे शब्द है वो ऊपर आएंगे, और उसमें संयुक्त व्यंजन भी होने चाहिए, जैसे श्र, क्ष, ज्ञ ऐसे, ठीक है। अब उसके सामने वाला पेज, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे फ प्लस उ हो तो होगा फू, और ल प्लस अ तो होगा ल, तो हुआ फूल। इस तरह से दूसरे शब्द भी है। ये इजी है, आपको फर्स्ट सेकंड में भी आ गए थे। और र आधा है और आ होता तो होगा रा, और ज आधा और आ तो होगा जा, तो हुआ राजा। उस तरह से ग आधा है, फिर उ तो गु, और र आधा और उ तो हुआ रु, गुरु। उसके बाद नीचे देखिए, श प्लस उ, स आधा है तो होगा सु, र आधा है और अ तो होगा र, ज आधा और अ तो होगा ज, सूरज। उसके बाद ज आधा और अ तो होगा ज। उसके बाद अंग की मात्रा है, तो जंग, ज के ऊपर बिंदी आएगी, और उसके बाद ग आधा है और अ तो ग, और ल आधा है और अ मतलब ल, जंगल। इस तरह से, ठीक है। अब उसके नीचे तीसरा है, जो दिए गए शब्दों के समानार्थी रूप नहीं है उन पर रोंग लगाइए। मतलब समानार्थी शब्द नहीं है उस पर रोंग लगाना है। तो पहला है हवा,
तो वायु ये समानार्थी है उसका, इसलिए कुछ नहीं आएगा। पवन समानार्थी है, कुछ नहीं आएगा। नयन मतलब आँख होता है, तो ये रोंग है, इसलिए यहाँ पे रोंग की निशानी करनी है। समीर मतलब भी हवा होती है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब नीचे ख, पहला है पानी, तो जल समानार्थी है, हाँ, इसलिए कुछ नहीं करना है। नीर समानार्थी है, हाँ, तो इसलिए में कुछ नहीं करना है। सलील समानार्थी है, तो हाँ, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। और तम है वो समानार्थी नहीं है, इसलिए उसमें रोंग करना है, ठीक है। उसके बाद ग है आग, तो आग सरिता, सरिता मतलब नदी होता है, इसलिए इसमें रोंग करना है। उसके बाद है अनल, तो उसका मतलब आग होता है, कुछ नहीं करना है। पावक का मतलब आग होता है, कुछ नहीं करना है। और अग्नि का मतलब भी आग होता है, इसलिए उसमें भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे ग, इसमें है धरती, धरती का मीनिंग होता है धरा, ये समानार्थी है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। जंगल ये अलग हो जाता है, इसलिए इसमें रोंग करना है। वसुधा मतलब धरती, उसमें कुछ नहीं करना है। पृथ्वी, उसमें भी कुछ नहीं करना है, वो भी उसका समानार्थी शब्द है। उसके बाद नीचे लास्ट में है आकाश, तो आकाश उसमें तरु, तरु मतलब वृक्ष होता है, तो वो नहीं आएगा ना, इसलिए इसमें रोंग करना है। नभ तो आकाश का ही समानार्थी है, इसलिए उसमें कुछ नहीं करना है। गगन, उसमें भी कुछ नहीं करना है, वो भी आकाश का ही समानार्थी है। उसके बाद है अंबर, वो भी आकाश का ही समानार्थी है, इसलिए उसमें भी कुछ नहीं करना है। अब उसके नीचे 4 नंबर का है, दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें वो शब्द आता हो और उसका मीनिंग भी निकलता हो, मतलब अर्थ भी निकलना है। ऐसा वाक्य नहीं बनाना चाहिए जिसका अर्थ कुछ नहीं निकले, और ऐसा भी नहीं बनाना है वाक्य जिसमें जो शब्द दिया गया है वो ना आए। इसलिए यहाँ पे मैंने इस वाक्य बनाए हैं। अगर आप चाहे तो दूसरे वाक्य भी बना सकते हो, पर सही होने चाहिए, वरना ये भी आप लिख सकते हो। तो इसमें ये पेज नंबर 25 में पहला है गुरु, तो गुरु का कहना मानना चाहिए, पहला वाक्य। उसके बाद दूसरा है ज्ञान, तो हम सबको हर चीज़ से ज्ञान बटोरना चाहिए, उसमें ज्ञान आया इसलिए वो सही है। उसके बाद तीसरा है निर्मल, जल हमें निर्मल और शांत रहना सिखाता है, इसमें भी निर्मल आया और ये अर्थ वाला वाक्य है। उसी तरह से है प्रकृति, तो प्रकृति का मानव के जीवन में बहुत महत्व है। इस तरह से आपको ये लिखने हैं और ये आपको होमवर्क में मिलेंगे, तो पीछे के सेक्शन में लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद पीछे वाला पेज खोलिए, ये आपको खुद करना है। ये HW, ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, इसलिए टेक्स्ट बुक का HW है, और वो वाक्य वाला था वो नोटबुक में लिखना है, तो नोटबुक का होमवर्क है, ठीक है, रोज़ मिलता है वो। ये HW में यदि आपको किसी महापुरुष को अपना गुरु बनाना हो तो आप किसे चुनेंगे और उनसे क्या सीखना चाहेंगे, मतलब ये सब की अलग अलग चॉइस होती है, इसलिए आपको खुद ही लिखना है। हिंदी में जितना लिख पाओ उतना कोशिश करना, ठीक है, तो उस तरह से लिखना है। तो आपको कोई एक व्यक्ति चुनना है, उसमें आपके कोई संत होते हैं, गुरु स्वामी, ये सब कोई भी चलेंगे, तो उसको भी आप महापुरुष को गुरु बना सकते हो। और गुरु दूसरे आपके माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, बड़े कोई भी हो सकते हैं, उसको भी गुरु बना सकते हो। और उसके बाद आपके टीचर होते हैं ना, तो वो भी गुरु ही कहलाते हैं आपके, तो उसमें से भी कोई टीचर आपको अच्छे लगते हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हो और उसको भी गुरु बना सकते हो। तो कोई एक को चुनना है जो आपको अच्छा लगे और आप उसको जानते हो, ऐसे गुरु के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और सामने वाला पेज ये आपको होमवर्क में मिल गया था, वही है, उसके क्वेश्चन आंसर भी सेम वही है। आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट बुक का एक गुरु वाला होमवर्क और एक नोटबुक का होमवर्क है, तो ये आपको दोनों लिखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है।